गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक, लॉग वाले फंक्शंस है, एक्सपोनेंट वाले फंक्शंस। बेसिकली हम लोग ये डिजाइन कर रहे हैं, ये लेक्चर जो बना रहे हैं वो 12th के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली एक क्विक रिवीजन है इसके अंदर कि किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट हम लोगों को फिजिक्स में रहती है, बेसिक मैथ्स की। सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिखे जाते हैं। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आप लोग सब जानते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसका नाम है टेंजेंट थीटा, टेन थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है, निकालने को सब निकालने आता है। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। 11वीं की फिजिक्स आप पूरी कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा है कि बहुत ज्यादा क्रांतिकारी चीजों में इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है, छोटी छोटी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। जितने भी सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम, उसके अंदर आप जब इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल को आप मेजर शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि प्लस z डायरेक्शन को शो करता है। वैसे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव, और यहाँ पर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई है क्या बच्चों? यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, तो चेक कीजिएगा। चार राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसमें ये y है, ये x है, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट है। इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, लेकिन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसमें x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, लेकिन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, लेकिन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि यहां से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला जाएगा तो किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो पॉजिटिव ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो ऑफ टी आर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सारे के सारे पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें पॉजिटिव है, तीनों की तीनों चीजें पॉजिटिव हैं। लेकिन इस क्वाड्रेंट के अंदर जहां जहां बेस आता है वो साइड टर्म्स नेगेटिव है, लेकिन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो आता है साइन के अंदर, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाकी चारों टी आर नेगेटिव आएंगे। समझ बात आ रही है? यहाँ पर एंगल की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलती है 0 से 90 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू चलती है 90 से पाई के बीच में। यहाँ तक का जवाब दे सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? इस क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर बेस रेशियो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, यानी 10 पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज रेशियो नेगेटिव आएगा, परपेंडिकुलर बेस रेशियो नेगेटिव आएगा, तो सिर्फ 10 पॉजिटिव हुआ। 10 पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर नेगेटिव लेके आ रहा है, बेस हाइपोटेन्यूज रेशियो पॉजिटिव है, यानी कॉस पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है। कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव है। तुम सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, इसमें 10 पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। क्या आपको ये समझ में आ गया एएसटीसी रूल? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव, कौन सी चीज नेगेटिव? आप लोगों ने पूरी की पूरी 11वीं पढ़ ली। आप लोगों ने जहां जहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया स्टार्टिंग से एंड तक, आज तक बायोलॉजी वालों को 0 से लेके पाई एंगल के अलावा किसी और एंगल की रिक्वायरमेंट रही नहीं है। आ भी जाएगी तो वैल्यू निकालनी आती है आप लोगों को, लेकिन बेसिकली आपको इन दो क्वाड्रेंट्स के एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। क्या तुम्हें ये बेसिक आइडिया समझ में आ गया? ऑल पॉजिटिव ये चीज सबको समझ में आ गई बात?
फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों इसको। तो ये आपको समझ में आ गया। अब वैल्यूज को देखिए कैसे निकालते हो। क्या आप लोगों को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज नोन है क्या? साइन 0 0, ये हाफ, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। कॉस में ये 1 होता है, ये √3/2, ये 1/√2 और ये टेन में ये चीज 0, 1/√3, 1, √3 इनफिनिटी। बाकी सारी वैल्यूज आई जाएंगे। आया ना? में जवाब दे दीजिए बच्चों। सबको समझ में आ गया होगा। अब बोर्ड से ध्यान नहीं हटाइएगा जी। लास्ट चीज जो बताने वाला हूं, इसको निकालने के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आसान तरीका देख लीजिए। स्टेप सिंपल से है। पहला स्टेप रहेगा एएसटीसी रूल से टीआर थीटा का साइन डिसाइड करो। पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए टीआर की वैल्यू चेक करो। सिंपल सा स्टेप है। समझ में नहीं आया? सपोज साइन 120 निकालना है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू चेक करो का मतलब समझाता हूं। तुम लोगों ने डी प्रोटेक्टर देखा हुआ है, ये 30 डिग्री के यहां होगा, नियरली, थोड़ा सा कुछ ऊपर हो सकता है। 30 डिग्री के यहां होगा, 45 डिग्री के यहां होगा, 60 डिग्री के यहां होगा, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एंगल एक तरह से नापना है। 60 के इस तरफ ये 120 आएगा, 120 के बाद ये 135 है और ये 150 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। इधर की वैल्यू चाहिए तो ये 210 डिग्री है, इसके बिल्कुल अपोजिट 210 डिग्री है। ये वाली वैल्यू 225 डिग्री, ये वाली वैल्यू 240 डिग्री और ये 270 डिग्री। सबको समझ में आ गई क्या बात? सिंपल सिंपल सी बातें बोलूंगा। तुम्हें साइन 120 चाहिए सपोज करो, तो 120 का ट्रायंगल ये रहा, 120 इतना ही तो बनेगा। तो 120 का ट्रायंगल की शक्ल किसकी शक्ल से मिल रही है? 60 की शक्ल से मिल रही है। 120 वाले ट्रायंगल की शक्ल किससे मिल रही है? 60 वाले की शक्ल से मिल रही है। 135 वाले ट्रायंगल की शक्ल किससे मिल रही है? 45 डिग्री ट्रायंगल से मिल रही है। 30 डिग्री और 150 डिग्री वाले ट्रायंगल सेम होंगे। समझ में बात आ रही है क्या? अब आपके आंसर में शुरू हो गए। अब आपको साइन 120 निकालना है। पहला स्टेप एएसटीसी रूल से डिसाइड करो आंसर कैसा आएगा। पॉजिटिव आएगा। 120 की वैल्यू वही होगी ट्रायंगल की जो 60 की होगी। साइन 60 कितना होता है? ये आपका आंसर है। किसी ने कहा tan 135 निकालना है। tan 135 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि एएसटीसी रूल से नेगेटिव आ गई। 135 की वैल्यू वही होगी जो 45 की वैल्यू होती है। tan 45 कितना होता है? तो -1 इज द आंसर। आया ना में जवाब तो भैया? क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या? बोल दीजिए सबको समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत हो तो बताइए। किसी ने कहा cos 180 निकालना है। cos 180 पॉजिटिव या नेगेटिव? ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ये या तो सेकंड में जाएगा या थर्ड में जाएगा। सेकंड और थर्ड दोनों में cos नेगेटिव है। cos 180 की शक्ल किससे मिल रही है? 0 से। cos 180 -1 होता है। sin 180, sin 180 सेकंड या थर्ड, सेकंड या थर्ड जहां मर्जी मान लो, सेकंड में पॉजिटिव थर्ड में नेगेटिव है। जब इस चक्कर में फंस गए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं तो पक्का 0 होगा। तो sin 180 की वैल्यू sin 0 बनी। समझ में बात आ गई क्या? सपोज करो तुम्हें कहा जाए sin 270 निकालो, cos 270 निकालो। cos 270 इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, लेकिन cos 270 की वैल्यू cos 90 जैसी आएगी। sin 270 डिग्री को या तो सेकंड या तो थर्ड में लूंगा, फोर्थ में लूंगा। थर्ड और फोर्थ दोनों में sin नेगेटिव होते हैं, वैल्यू 90 जैसी आएगी। आया ना में जवाब दो भैया?
साइन 240 की वैल्यू तुम्हें आज तक जरूरत नहीं पड़ी है, पर तुम्हें निकालनी आ गई। 240 का ट्रायंगल जो बनेगा वो 60 की शक्ल का बनेगा, दिखाई दे रहा है क्या? 210 वाला ट्रायंगल जो बनेगा वो 150 डिग्री या 30 डिग्री ऐसा बनेगा। साइन 240 पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में नेगेटिव आएगा। 240 का ट्रायंगल 60 जैसा है। क्या तुम लोगों को वैल्यूज निकालनी आएगी क्या टीआर की? पक्का बोल दो भैया। क्या तुम्हें फर्स्ट आसान मेथड समझ में आ गया क्या? दूसरा मेथड क्या होता है? वो 90 इंटू n प्लस माइनस 5 करके वैल्यू लिखने वाला, वो मैथमेटिक्स है। जैसे साइन 240 को क्या लिखोगे? साइन 240 को लिखोगे 90 इंटू 2 180 प्लस 60। समझ में आ गया? सेकंड मेथड क्या लिख रहा हूं? इसको 90 इंटू n में ब्रेक करना है। आप कौन से क्वाड्रेंट में आए? थर्ड। इसको पूरा लिख के दिखाया तो स्टेप कोई दिक्कत नहीं। पहले तो यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? पक्का बोल दीजिए। ये फर्स्ट मेथड हुआ इसकी वैल्यूज निकालने का। सेकंड मेथड जो लिख रहा हूं वो लगभग ऐसा ही है, बस उसमें स्टेप बढ़ा रखे हैं। सेकंड मेथड को देखिएगा ठीक है। सेकंड मेथड को देखिएगा, आसान सा ही है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एएसटीसी रूल से आंसर का साइन डिसाइड करना है। सेकंड, आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसे 90 इंटू n प्लस माइनस 5 में लिखना है। में n पक्का इंटीजर होना चाहिए और 5 की वैल्यू 0 से 90 के बीच में चाहिए। क्लियर हो गया? थर्ड स्टेप होगा टीआर थीटा की वैल्यू आप प्लस माइनस टीआर 5 लिख लीजिए। टीआर डैश 5 लिख लीजिए। इस स्टेप को समझना, ये प्लस माइनस लिखना है यूजिंग स्टेप 1। टीआर को आपने टीआर डैश में कन्वर्ट किया है। टीआर को टीआर डैश में कन्वर्ट करना है अगर n कैसा है? ऑड नंबर है। टीआर को टीआर रखना है अगर n इवन है। टीआर डैश साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है और कॉस को साइन में। tan को कॉट में कन्वर्ट करना है, कॉट को tan में। सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना और कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना है। ये बात समझ में आ गई है बच्चों? कब कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट तब करना है जब n ओड हो। अगर n ओड नहीं हो, n इवन हो, तो टीआर डैश और टीआर क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब समझाता हूं। सपोज साइन 120 को लिखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। अभी आंसर कैसे लिखना है? ये पहले दो स्टेप है। आंसर डिसाइड करें, साइन पॉजिटिव आएगा। फिर टीआर थीटा को लिखना है कुछ। इसको या तो मैं 90 इंटू 1 प्लस 30 लिखूंगा या साइन 90 इंटू 2 माइनस 60 लिखूंगा। क्या तुम्हें ये दोनों बातें समझ में आ गई क्या? आया ना? जवाब दो भैया। अब इसके बाद आंसर क्या लिखना है? आंसर क्यों लिखना है? आंसर का साइन पॉजिटिव आएगा। अगर ये ऑड नंबर है तो टीआर को बदलना है, साइन को कॉस में बदलना है। समझ बात आ गई बच्चों? कॉस कितना होता है? √3/2। तो साइन 120 √3/2 प्रूव किए। इसमें ये इवन है तो चेंज नहीं करना। आंसर पॉजिटिव एएसटीसी रूल से चेंज नहीं करना। तो साइन का साइन बचा हुआ एंगल फाई है, साइन 60 √3/2 ही होता है। आया ना? मैं जवाब तो तुम्हें समझ में आ गया क्या? कौन सा मतलब आसान था? पहले वाला। सिमिलर ट्रायंगल ढूंढ लो बिना पेन चलाए आंसर। स्टेप 3 में जाने की जरूरत है। या फिर रट लो आंसर, साइन 90 प्लस थीटा चेंज होके कॉस थीटा होता है। ऐसे रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, वो याद रख लो। बात समझ में आ रही है क्या? वही है 90 इंटू 1 प्लस थीटा। चीज तो यही यूज में आई हुई है कि 1 ऑड है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन पॉजिटिव होगा, कन्वर्ट करना है cos थीटा। या तो इससे ये रिजल्ट रट लो। क्या तुम सबको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते होते हैं? क्लियर है? ओके जी। सेकंड हम लोग जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद डिस्कशन कर रहे हैं ग्राफ्स की।
जिसकी फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है आप लोगों को, जो आपको समझ में कम आते हैं, उन फंक्शंस को देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, बड़ी आसान सी चीजें हैं। पूरी फिजिक्स में कुछ ही ग्राफ है जो आपको अच्छे से आने चाहिए। पहला ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। पहला ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जो शक्ल होती है इक्वेशन की, वो इस तरीके की होती है। दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 1 होगी। दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या होगी? 1 1। प्रोपोर्शनलिटी में होंगे। m को क्या बोलते होते हैं बच्चों? स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। थीटा एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन with positive x-axis, और C intersect at y-axis, that is length cut at y-axis. M का मतलब याद रखिए स्लोप। स्लोप का मतलब होता है घरों में ढाल, जिसे कहते हैं ना ढाल, कितने झुकाव है, ढाल या झुकाव। ये स्ट्रेट लाइन के फंक्शन है। m का मतलब स्लोप, c का मतलब लेंथ कट एट y एक्सिस, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस। समझने की कोशिश करते हैं, बस याद रखना tan थीटा की वैल्यूज। tan 30 कितना होता है ये पता होना चाहिए। tan 45, tan 60 कितना होता है ये पता होना चाहिए। tan 90 ऑब्ट्यूज एंगल तो क्या होता है? आप लोगों को ग्राफ दिया गया कि y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट कीजिए। अब इस ग्राफ को प्लॉट करने के आपके पास दो तरीके हैं। हर ग्राफ को प्लॉट करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, आप कोऑर्डिनेट पुट कीजिए, x y कोऑर्डिनेट x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? x -1 तो y-1, x -2 तो y-2। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया क्या? ये 1 तो ये भी 1। थीटा की वैल्यू पॉजिटिव x एक्सिस से नापनी है। ये भी 1, ये भी 1, तो ये पक्का 45 होगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा 1 आ गया तो थीटा पक्का 45 होगा। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए बच्चों। ये ग्राफ कैसे बनाया गया है? ये ग्राफ बनाया गया है कोऑर्डिनेट्स को पुट करके, वैल्यूज को पुट करके ग्राफ बनाया गया। ये ग्राफ कैसे बनाया गया है? सेकंड ग्राफ बना रहा हूं, y इक्वल टू x प्लस 4। कोऑर्डिनेट्स को पुट करके वापस बना रहे हैं। x0 तो y 4, x1 तो y 5, x2 तो y 6। क्या तुम्हें ग्राफ समझ में आ रहा है क्या? x -1 तो y 3, -1 तो 3। ग्राफ इस शक्ल का बन रहा है। x -4 तो y 0। क्या तुम्हें ये ग्राफ समझ में आ गया? ग्राफ कैसे बनाया है? कोऑर्डिनेट्स को पुट करके बनाया है। कैसे बनाया है? कैसे बनाया है? कोऑर्डिनेट्स को पुट करके बनाया है। अब इसकी चीज की तुलना हम लोग इससे कर लेते हैं। इसकी शक्ल y इक्वल टू mx प्लस c जैसी है। y इक्वल टू mx प्लस c जैसी है। y इक्वल टू 1x प्लस 0, ये वाला ग्राफ था। अगर इस चीज की तुलना में इससे करना सीख जाऊं तो बात बन जाएगी, m की वैल्यू 1 है, मतलब थीटा 45 का ग्राफ बनेगा। tan 45 1 होता है, तो tan थीटा 1 तो थीटा इक्वल टू 45। और y एक्सिस पे कोई लेंथ कट नहीं होनी चाहिए, c 0 है, तो इसमें y एक्सिस पे कोई लेंथ कट हुई नहीं, ओरिजिन से गया। कहां से गया? ओरिजिन से गया। इस ग्राफ को चेक करो, y इक्वल टू x प्लस 4, y इक्वल टू 1x प्लस 4 का मतलब ग्राफ तो 45 डिग्री का ही बनेगा, लेकिन y एक्सिस पे एक लेंथ कट होगी प्लस 4 की। तो स्ट्रेट लाइन बनानी है, ऐसी लाइन बनानी है जो y एक्सिस पे 4 की लेंथ कट करता हुआ जाए। हाँ ना, में जवाब दीजिए बच्चों। क्या तुम सबको समझ में आ गया क्या कैसे लिखा गया? यस सर। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया तुम लोगों को कैसे बनाया ग्राफ? यस सर। ये y इक्वल टू mx प्लस c की शक्ल है। अगर तुम्हें कहा जाए y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा? तो दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन है इस तरीके की। m की वैल्यू -1 यानी tan थीटा की वैल्यू -1, 1 45 में होता है, नेगेटिव है तो ये 135 आएगा।
सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा तो 135 वैल्यू आएगी। क्या ये फटाफट तुम्हें 135 तय करना आया गया? थोड़ी देर पहले सिखाया है। अच्छा जी, तो अब आप ऐसा ग्राफ बनाओगे जो y एक्सिस पे कोई लेंथ कट नहीं करेगा, लेकिन ग्राफ 135 डिग्री पे होगा और शक्ल स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन बनाओगे आप। वांट योर कमेंट बच्चों, ये तुम्हें यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ रहा हूं। इस पूरी चीज को फिजिक्स से लिंक कर रहे हैं, इस पूरी चीज को फिजिक्स से लिंक कर रहे हैं। स्टार्टिंग इट कि क्या सिचुएशन है, बोर्ड से ध्यान नहीं हटाना, अपने आप सारी क्लैरिटी आ जाएगी। फिजिक्स में, इन फिजिक्स होता तो मैथ्स में भी यही चीज है। इन फिजिक्स आपके पास जो दो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे रहते हैं, वेरिएबल की बात कर रहा हूं जिनके पीछे ग्राफ बनाना है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे लेते हैं। वेरिएबल दो प्रकार के, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो पहले बदलता है। जैसे पोजीशन टाइम को स्टडी करना है, तो पोजीशन टाइम को स्टडी करने के लिए पहले क्या बदलेगा? टाइम बदलेगा, तो पोजीशन के बदलने की बात करेंगे। जैसे आपको इक्वेशन दी गई है v इक्वल टू यू प्लस ए टी और कहा गया वीटी ग्राफ बनाओ। याद रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम हमेशा पहले आता है और ये y एक्सिस में जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम बाद में आता है। टाइम बदलेगा तो v के बदलने की बात करेंगे। अब इसकी शक्ल कैसी है? अगर vt ग्राफ बनाना है तो इसकी शक्ल y इक्वल टू mx प्लस c जैसी है। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। Yes, sir. पक्का बताइए, समझ में आ गया? Yes, sir. ग्राफ कैसा बन गया? ऐसा बन गया ना, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इधर क्यों नहीं बनाया? टाइम की वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, इस ग्राफ की स्लोप कितनी आएगी? tan थीटा की वैल्यू a के बराबर आएगी, इसीलिए कहा जाता है vt ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देगी। स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। tan थीटा में ये v का चेंज है और ये t का चेंज है। v का चेंज अपॉन t का चेंज तो एक्सेलरेशन ही होती है। tan थीटा का मतलब क्या होता है? ये अपॉन ये, तो ये v का चेंज और ये t का चेंज, तो tan थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, v का चेंज अपॉन t का चेंज, वो तो एक्सेलरेशन है। तो दो तरीके से डिफाइन कर दिया कि स्लोप एक्सेलरेशन दे रही है, एक तो इस इक्वेशन से चेक कर दिया और एक tan थीटा की वैल्यू यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस से बोल के चेक करवा दिया। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और कहां ग्राफ पढ़ा आप लोगों ने? क्या F इक्वल टू माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स याद है क्या? Y इक्वल टू mx का ग्राफ है। हाँ ना, जवाब दो। नेगेटिव स्लोप है। ग्राफ किसके बीच का है? fx के बीच का ग्राफ है। ओम्स लॉ पढ़ा होगा, v इक्वल टू i आर। इसमें ग्राफ बनाया जाता है v और i के बीच में। याद आया क्या ओम लॉ का ग्राफ? ये रहा। इस ग्राफ की शेप शक्ल कैसी है? y इक्वल टू mx जैसी इक्वेशन है, क्योंकि v i ग्राफ बोल रहे हैं, तो ये m आ गया। तभी तो बोलते हैं vi ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस देगी। बच्चों, आप लोगों की आवाज में दम नहीं है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? शक्ल समझ में आ रही है? y इक्वल टू mx की शक्ल बन रही है। पक्का एकदम क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ग्राफ बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप हमें समझ में आ गई है, कोई समस्या नहीं है जी। तो सेकंड ग्राफ हम लोग जो देख रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो ग्राफ है पैराबोला। सर m की वैल्यू अगर 2 हो तो फिर सर क्या होगा? देख, सीधी सी बात है, tan थीटा की वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में होती है। tan 45 ये रहा, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है करके? tan 60 कितना होता है? √3 का मतलब हो गया 1.732। √3 का मतलब यही तो होता है। अब तुमसे वैल्यू पूछ रहा है tan 2 की, सॉरी
tan थीटा की वैल्यू 2 या स्लोप की वैल्यू 2 हो तो थीटा की वैल्यू अपने को पता नहीं कितनी आएगी, लेकिन लिखी क्या जाएगी tan इनवर्स 2। लेकिन ये पक्का है कि जो भी एंगल आएगा जब मैं उसको प्लॉट कर रहा हूं तो वो एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा, ये क्लियर है। आना में जवाब दो। tan इनवर्स 4 की वैल्यू 75 डिग्री होती है और tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो 4 से लेके इंफिनिटी के बीच में बाकी सारे एंगल आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? बात समझ में आई क्या? अब तो tan इनवर्स 5 लिख, 6 लिख, 600 लिख, 6000 लिख, 6 करोड़ लिख, एंगल 75 से 90 का बीच का है। 6 करोड़ यही आएगा और कहां आएगा? 90 के नजदीक लगभग इंफिनिटी हो तो क्या? पक्का समझ में आया क्या? ये स्ट्रेट लाइन के बीच में स्लोप के बारे में पूछा, उस पर कमेंट किया है। अब ग्राफ बनाते हैं पैराबोला का। इसकी शक्ल जो होती है ग्राफ की कुछ ऐसी होती है डियर, फंक्शन इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू x, यहां पर k लिखो उसका कोई बड़ी बात नहीं है, x स्क्वायर इक्वल टू ky, ऐसी शक्लें होती है। ये प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, आराम आराम से सीखना है। वैसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू x को प्लॉट कर देता हूं, अगर आप ढंग से सीख पाए तो पता लग जाएगा आपको कि क्या कहा जा रहा है। x 0 तो y 0, है ना? जवाब दीजिएगा बच्चों। y1 तो x1, y2 तो x4, y3 तो x9। समझ में बात आ रही है? क्या ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे क्या? लाइन तो बन नहीं सकती, क्योंकि x इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली देन y, क्योंकि y का तो स्क्वायर है। क्योंकि अगर इस ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, चाहे y की पॉजिटिव वैल्यूज हो चाहे y की नेगेटिव वैल्यूज हो, x तो पॉजिटिव ही रहेगा। विच थिंग इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली? क्यों? क्योंकि y का तो स्क्वायर है। y का 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो x 9 आएगा, इसको 4 रखोगे, इसको 4 रखोगे वो 16 होना चाहिए, इसको 5 रखोगे वो 25 होना चाहिए। यूनिफॉर्म इंक्रीज तो नहीं है कि हर बार यूनिफॉर्म बढ़े, लेकिन x is increasing more rapidly than y। हाँ ना? मैं जवाब तो दे दो करके। और अगर x square equal to y फंक्शन बनाओ तो तुम बताओ which thing is increasing more rapidly now? अरे बाप रे, तो समझ में आ गई बात यार। y is increasing more rapidly, x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y4, x3 तो y9, x4 तो y16। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, खत्म हो गई। फिजिक्स में आ जाओ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। मैं मान लो u 0 दे रखा है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये फंक्शन? मैं तुम्हें बोल दूं टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाओ, तुम कौन सा ग्राफ बनाओगे? ये वाला बना दोगे नहीं बना दोगे? क्या बात कर रहा है? Which thing is increasing more rapidly? ये गलत है, बोलो ना, बोलो ये गलत है। s is more increasing more rapidly का मतलब ये ग्राफ बनना चाहिए। दिमाग खुला रखो इसके बाद। आना में जवाब दो भैया। तुम्हें y स्क्वायर इक्वल टू x याद नहीं रहेगा, x स्क्वायर इक्वल टू y याद नहीं रहेगा, ये नाम याद रखना कि शक्ल पैराबोला की होती है। तुम्हें याद क्या रखना है? दिस थिंग इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली। अरे समझ में आ रहा है? तुम्हें लॉजिक ही पकड़ा दिया। तुम्हें क्या चेक करना है? अच्छा सीधा सीधा तो नहीं बनेगा, या तो इधर मुड़ेगा या उधर मुड़ेगा। इधर मुड़ेगा उधर मुड़ेगा में क्या मतलब हो गया? विच थिंग इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली? पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर हाफ की एक्स स्क्वायर आती है। मैंने बोल दिया स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाओ। क्या बनाओगे? ऐसे u is increasing more rapidly। क्या तुम्हें फिजिक्स में कैसे ग्राफ का यूज करना समझ में आ रहा है क्या? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। u 0 बोला और मैंने बोला v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ बनाओ, तुम कहोगे s is increasing more rapidly। अरे बोलना आ रहा है क्या? बहुत कठिन चीज है क्या? ऑफ कोर्स ना, मुश्किल चीज दिखाऊं उसके अंदर थोड़ी देर में। ये समझ में आ गया? सौखी सुखी बातें ऑफ कोर्स। पैराबोला चेक कीजिएगा, कुछ और बातों पर लिंक करेंगे, ग्राफ्स और सीख लेते हैं और कौन कौन से ग्राफ में आने चाहिए।
बोर्ड से ध्यान रहना भैया। नेक्स्ट ग्राफ है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या होता है? y प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x। ये पैराबोला है क्या? ये पैराबोला नहीं है वैसा, उसमें x भी बढ़ता है y भी बढ़ता है। कोई चीज तेजी से बढ़ती है, कोई चीज इसमें ऐसा नहीं है। y प्रोपोर्शनल टू x का मतलब x बढ़ेगा तो y घटेगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा। x इक्वल टू 0 पे y इंफिनिटी है, x इक्वल टू इंफिनिटी पे y 0 है। क्या तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड k क्यूब बाय r स्क्वायर, ये तो ग्राफ बना था, r बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसे क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। F इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर, सेम ऐसे से बनेगी। फिजिक्स में कैसे यूज करो पता लग गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कल परसों पढ़ाया, k क्यूब बाय r स्क्वायर होता है बच्चों। गॉट इट? नेक्स्ट ग्राफ है ये, नाम से पता हो ना पता हो फर्क नहीं पड़ता, नाम से तो ये लिखे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नाम क्या भाड़ में, फंक्शन पता होना चाहिए। ऐसी कोई चीज आई तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? कोई बता सकता है ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा, x बढ़ेगा तो y घटना चाहिए। फिर दोनों में फर्क क्या है जी? फिर दोनों में तुम्हें बनाने ही अलग अलग है, लेकिन दोनों एक साथ बनाने पड़ जाए तो जी, अगर ये दोनों ग्राफ तुम्हें एक साथ बनाने पड़ जाए तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है क्या कि एक ग्राफ ऐसा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाता हूं और थोड़ा सा इसको यूं बना रहा हूं, आएगा तो ये भी इनफिनिटी से। यस यार, वांट योर कमेंट भैया। इसमें से अगर इसको 1 2 लिख दूं तो इसमें से 1 2 किसके नाम रखूं? बी और ए। श्योरिटी बताओ इस बात की भैया। उसमें तेजी से ये 1 पे 1 आ जाएगा। सपोज दोनों की वैल्यू k k है, y इक्वल टू k बाय x है और ये y इक्वल टू k बाय x स्क्वायर है। तो x जब 1 होगा तो दोनों k के बराबर आ जाएंगे, y कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ का इंटरसेक्शन हो जाएगा ग्राफ का, x इक्वल टू 1 पे सही। बट विच थिंग इज डिक्रीजिंग मोर रैपिडली? x स्क्वायर वाली। x इक्वल टू 2 पर ये k बाय 2 है, लेकिन ये k बाय 4 बनेगा। 3 पे ये k बाय 3 है, बट वो k बाय 9 बनेगा। तो ये डिक्रीज कर रहा है मोर रैपिडली, लेकिन एक से छोटी वैल्यूज के लिए ग्राफ ऊपर कैसे आ गया? क्योंकि डेसिमल का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 0.04 होता है भाई साहब। तुम्हारे होश उड़ सकते हैं चीजों के, तो होशों को संभाल कर रखिएगा। जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा। ये बचा k बाय 0.2 और ये बचा k 1.04। इसमें बड़ी रकम से डिवाइड हो रहा है, ये छोटी होगी स्क्वायर करने के बाद, तो छोटी रकम से डिवाइड हो रहा है, छोटी रकम से डिवाइड होगा तो वैल्यू बड़ी आएगी। इससे छोटी वैल्यूज पर ये ग्राफ ऊपर निकल लिया। क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या? हालांकि तुम लोग जानते हो ऐसा कोई कंपैरिजन आएगा नहीं, बट तुम्हारी समझ डेवलप होगी, इसलिए तुम्हें पूरा समझा दिया। ये दोनों ग्राफ अलग अलग ही पढ़ने अपने को, लेकिन जब कंपैरिजन आ जाए तो तुम्हें बोलना आ गया दैट थिंग इज डिक्रीजिंग मोर रैपिडली आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू, फ्रॉम पर्टिकुलर वैल्यू दिस इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली। देख लो, हालांकि डिक्रीज इसका भी आपके सामने जैसे लिखा हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएशन से आगे जाके फिर लिंक कर दूंगा। क्या तुम्हें ये ग्राफ भी समझ में आ गई क्या? यस सर। पक्का बोल दो जी। आगे बढ़ते हैं, 4 ग्राफ आपको बता दिए हैं और कुछ बचे कुछ आइटम्स हैं वो चेक कर लेते हैं भैया। एक फंक्शन आ गया आपके पास कुछ ऐसा, पावर 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो,
ऐसी भी फर्जी 1/2 3/2 5/2 whatever kind of function, ये पावर यहाँ पर कुछ मर्जी आ जाए। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। याद है तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम नहीं है इसमें मुझे, बट ग्राफ ऐसा बनता है। कैसे? x इक्वल टू 0 पर y 0 है ना? मैं जवाब तो Yes, sir. समझ में आ गई बात? Yes, sir. x की वैल्यू कुछ आएगी तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। Yes, sir. यानी ग्राफ पक्का 0 से बड़ा होगा। जवाब देते जाओ, Yes, sir. पक्का जवाब देते जाओ। Yes, sir. अब जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, क्लियर है, ये 1/2 को डालता हूं यहां से मैं 1/2 से कम नहीं लूंगा एक बार, बट 3/2 5/2 ऐसी वैल्यूज लूंगा, 1/2 से बड़ी बोल रहा हूं। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन बाद में जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटना भी शुरू होगा। सर आपने कैसे तय किया? सपोज करो जब x a से बहुत बड़ा हो जाएगा, a तो कोई फाइनाइट वैल्यू है, जब x a से बहुत बड़ा हो जाएगा तो इस a स्क्वायर को छोड़ सकता हूं मैं। a स्क्वायर को छोड़ूंगा तो फंक्शन क्या बन गया? x स्क्वायर का घटा x क्यूब, ये 1/x स्क्वायर, यानी अब x के बढ़ने पर y घट रहा है, यानी कहीं ना कहीं y घटना भी शुरू हो गया होगा, लेकिन पहले 0 से बड़ा भी है फिर घटा भी है ना? में जवाब दीजिए, क्या कुछ कुछ आइडिया मिल रहा है कि x 0 पे y 0 था, x बढ़ा तो y कुछ तो आया, लेकिन बहुत आगे जब x बड़ा हो जाएगा तो श्योर हूं कहां से ये घटना शुरू हुआ वो बाद की बात है। हालांकि मैक्सिमम मिनिमम जिसको आता है उसे मालूम है यहाँ dy/dx इक्वल टू 0 पुट करके भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी तय करना आया कि x बड़ा, बाद में और बड़ा जब x होता जाएगा तो ये पक्का घटना भी शुरू हो जाएगा। हाँ ना? में जवाब दीजिए बच्चों। Yes, sir. तो ग्राफ की शक्ल तय करना कुछ कुछ आप लोगों को पता लग रहा है क्या? Yes, sir. बहुत ही अच्छा जवाब था आप लोगों का बच्चों, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो ये हो गया आपके ग्राफ्स। बाकी कोई एक आधा ग्राफ रह गया हो तो सर्किल की इक्वेशन में पता होनी चाहिए। ये वो सर्किल है जिसका ओरिजिन, जिसमें ओरिजिन जो है वो सेंटर है, और ये ए रेडियस का सर्किल है। एक होता है इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन ये वाली होती है, ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये शक्ल इलिप्स की होती है। क्या तुम सब बच्चों को समझ में आ गई यहाँ तक की Yes, बात? sir. तो जितने ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है वो कुछ कुछ आइडिया मिल गया। आपसे पूछता हूं, अगर बाय चांस y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आ गया तो कैसे बनाओगे? y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनाओगे भैया? जवाब नहीं आया आप लोगों का? ऐसे ऐसे चेक करना भैया, ऐसे Yes. दिखाई दे रहा है y इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली। Yes, sir. और अगर एक्स स्क्वायर का भी साथ में बनाना पड़ जाए तो थोड़ा सा इधर, क्योंकि दिस थिंग इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली कंपैरेटिवली। ये एक्स स्क्वायर का हो गया, ये एक्स क्यूब का हो गया। एक्स स्क्वायर में ग्राफ ये वाला बनेगा, ऐसे वाला। एक्स क्यूब का ग्राफ ये वाला बनेगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव होगा तो वाई नेगेटिव जाएगा। इसमें एक्स नेगेटिव भी हुआ तो भी वाई पॉजिटिव रहेगा। है ना? मैं जवाब दो बच्चों। Yes, sir. तो मैं हर तरीके के ग्राफ तय करने आ गया, तुम्हें अपना पता लग गया कि ये इधर शिफ्ट हो रहा है उधर शिफ्ट हो रहा है। बोलो जी। Yes, yes. बेसिक मैथ्स में ये हम लोगों ने दो टॉपिक्स पूरे कर लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ग्राफ्स। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की। आज के लेक्चर में इतना ही है जी।